किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। 70% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हम इस सीजन का कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच इसीलिए आया हूं कहने के लिए, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिले, यह काम भी सरकार ने, हमारी सरकार ने आगे किया। समाजवादी पार्टी की सरकार का कुल वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का था और मैंने अब तक, हमारी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा केवल किसानों के ही खाते में डाल दिया है। फर्क साफ है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन होता था व्यापारियों का, युवाओं का। आज पलायन नहीं होता, आज प्रगति होती है, नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होता है। मैं लोकसभा चुनाव में आया था और लोकसभा चुनाव के पहले जब मैंने यहां पर एक सभा को मैं संबोधित कर रहा था, मैंने डॉक्टर सतपाल सिंह जी से पूछा, मैंने कहा हमारी सभाओं में इतने युवा कैसे? इन्होंने कहा युवा हमारी सभा में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा आपको मालूम है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी, पहले 2017 के पहले जब ये भर्ती निकलती थी तो सारी भर्ती सिपाही खानदान निकल जाता था, और इस बार जब भर्ती निकली तो हमारे यहां एक गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए हैं। 27 नौजवान, हर गांव का कोई ना कोई नौजवान भर्ती हुआ है। पुलिस की भर्ती में बागपत का नौजवान, हर गांव का नौजवान भर्ती होता है, बिना भेदभाव के भर्ती होता है, बिना लेन देन के भर्ती होता है, बिना सिफारिश के भर्ती होता है, और अपनी सेवाएं प्रदेश की जनता को दे रहा है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है। पहले याद करिए, फर्क साफ है। 2017 के पहले 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और 12 में जब समाजवादी पार्टी ने सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के पास पहला फैसला लेने के लिए फाइल आई थी, तो उन्होंने पहला फैसला क्या किया था मालूम है? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना है। उन्होंने आतंकवादियों के प्रति उनकी संवेदना थी, पेशेवर माफियाओं के प्रति उनकी संवेदना थी, अपराधियों के प्रति उनकी संवेदना थी। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मेरे सामने आया कि मुझे पहले कौन से निर्णय लेने हैं, मैंने कहा पहले अन्नदाता किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम होगा। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। फिर दूसरा फैसला मैंने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। तीसरा फैसला हुआ था अवैध पोषण खानों को हमेशा के लिए बंद करेंगे। फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते थे, हमारी संवेदना अपने नौजवानों के प्रति है, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के प्रति थी, हमारी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश ने एक लंबी दूरी तय की है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान। पिछली सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, जन्माष्टमी का आयोजन नहीं होने देती थी। हमारी सरकार ने जन्माष्टमी के आयोजन भी धूमधाम से मनाए, और कावड़ यात्रा में तो बोलना ही क्या है, पुष्प वर्षा भी होती है। प्रदेश वही, सरकार बदलने से कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, यह आपको स्पष्ट दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए कहने के लिए
पिछली सरकारें जब बनती थी, पहले सरकारें जब बनती थी, तो मुख्यमंत्री अपने लिए बंगला बनाता था, मंत्री अपने लिए बंगला बनाते थे। हमने कहा मुख्यमंत्री का तो कुछ है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार मानता है। इसलिए प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को एक एक मकान हम लोगों ने दिए हैं, 43 लाख गरीबों को। और पिछली सरकारें क्या करती थी? अपना मकान बनाती थी, अपना खानदान के बारे में सोचती थी। उनकी सोच न गांव के प्रति थी, न गरीब के लिए थी, न किसान के लिए थी, न नौजवान के लिए थी, न महिलाओं के लिए थी, किसी के लिए भी नहीं थी। हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, और वे लोग सफाई महोत्सव मनाते थे। अंतर देख सकते हैं ना, सोच देख सकते हैं। सफाई महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया। तो अयोध्या जाने में संकोच करते थे। हमने कहा संकोच कैसे? अयोध्या की पहचान तो भगवान राम से ही है, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। वे तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पनपने देंगे, कठोरता से उसको कुचलने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, ये प्रदेश का पैसा कहां चला जाता था? अब समझ में आ रहा होगा ना, आपने देखा होगा उनके इत्र वाले मित्र जब पकड़े गए और इत्र वाले मित्र के घर से जेसीबी लगा करके हमने दीवारें तोड़ी। जेसीबी मोटी मोटी दीवारें, आरसीसी की दीवार थी। जेसीबी को पहले होल किया गया, फिर उसे तोड़ा गया, और तोड़ करके जब उस पैसे से देखा अंदर, तो नोट की गड्डियां की गड्डियां भरी पड़ी थी। पूरे प्रदेश को लूट करके भर के रखा हुआ था इन लोगों ने। हमने कहा ये सब नहीं स्वीकार होगा। वे लूटते थे गरीबों का, विकास का पैसा लूटते थे, गरीबों का पैसा लूटते थे। या तो वे स्वयं लूटते थे या अपने शागिर्द माफिया और अपराधियों से लूटवाते थे। माफियाओं को तो हमने पहले ही ठिकाना लगा दिया है, और बाकी इन लोगों के काम नहीं, अब उनके कार्य कारनामे जनता के सामने भी बताए जा रहे हैं। देखो ना, जिस पैसे से गरीब का मकान बनना था, जिस पैसे से गरीब को राशन मिलना था, जिस पैसे से मेडिकल कॉलेज बनना था, जिस पैसे से हाईवे बनना था, वह पैसा तो इन्होंने इन दीवालों में बंद करके रखा हुआ था। आज वही पैसा निकल रहा है। तो आपके सांसद एक एक सड़क को हाईवे बनवा देते हैं, मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी होती है, विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार। कोरोना में आपने देखा होगा, इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा प्रदेश। हमने कहा नहीं, हमारी जनता को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हम फ्री में टेस्ट करेंगे, फ्री में उपचार करेंगे, गरीबों को फ्री में अन्न देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी दे दी। कल्पना करिए, सपा बसपा या कांग्रेस से में से दुर्भाग्य से इनमें से कोई होता, किसी का पता लगता? भाइयों बहनों, कोई नहीं दिखाई देता। और वैसे भी आपदा के समय तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सबको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। इनमें से किसी भी दल का नेता, किसी भी दल का नेता, मैं पूछता हूं, सांसद, विधायक और भाजपा के पदाधिकारियों को छोड़ दिया जाए, किसी अन्य दल का कोई नेता जनता जनार्दन का हालचाल पूछने के लिए गया था क्या? भैया, तो फिर कैसे हम उनको बोले? उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई, जब तुम हमारी आप विपत्ति के समय तुम हमारे सहयोगी नहीं बन सकते, तो
चुनाव में समर्थन देकर के भूल हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं, ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तब उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं। बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे उन्होंने किया, स्याना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए, उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, इनकी कोई विकास की सोच नहीं है, ये विकास कर भी नहीं सकते हैं, विकास उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका एजेंडा तो एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत था, और वह एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, दंगों का। यही तो करते रहे 5 साल तक। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और 12 से 17 के बीच में तो इन लोगों ने जो किया, मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कभी भूलेगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर, क्या कोसी कला का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, क्या सहारनपुर के दंगे, क्या बिजनौर का उपद्रव, कोई जगह खाली थी क्या? हर जगह तो रोज दंगे होते थे, रोज होते थे। विकास ठप पड़ा था, अराजकता चरम पर थी। आज तो शांति है, आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो अराजकता नहीं है। आज तो किसानों को अपने खेत में अपनी मोटर सेट को बचाने के लिए, पंपिंग सेट को बचाने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। आज तो बिजली की समस्या नहीं है। हमारी सरकार ने तो बिजली भी दी, और बिजली के दाम आधे भी कर दिए हैं। इनके समय में तो अंधेरा ही था, अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, बिजली नहीं देते थे। भाइयों बहनों, इनका विकास का जो मॉडल था वह विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे, या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है, तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको?
समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, वो विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का, ना एयरपोर्ट का, कुछ भी तो नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सोतीगंज जैसी घटनाएं आगे भी चलेंगी। ये सब इनके गढ़ थे जहां पे हमारी जेसीबी और बुलडोजर चलती है बहुत मजबूती के साथ। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास था ही नहीं उनका। हमारे यहां विकास होता है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके बगल में ही जेवर में बन रहा है। दुनिया की यात्रा यहां से आप कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेट्रो से जोड़ने की कार्रवाई किसकी तेजी के साथ हुई है? हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। 1 करोड़ गरीबों को, वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को हम पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपए सालाना। इनके समय यह पैसा कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को समाजवादी पेंशन के नाम पे दी जाती थी। हमने कहा नहीं भाई, पेंशन न समाजवादी होती है न कांग्रेसी होती है। यह तो केवल पेंशन होती है, गरीब की मिलनी चाहिए और उनको पेंशन देनी चाहिए। ये राशन का पैसा भी बटोर करके तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हमने कहा नहीं, तस्करी नहीं होगी, ये पैसा ये गरीब का राशन है, गरीब को ही मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को 2 बार, डबल इंजन की सरकार है तो डबल बार हम राशन भी देंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही अपील करने के लिए आया हूं। जो सरकार ने किया है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, मकान है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, ये सब जो भी किया है, इसलिए नहीं किया कि हम इसके नाम पे वोट मांगेंगे। ये हमारी ड्यूटी थी, हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, ये हमारी जवाबदेही थी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर जनता जनार्दन को लगता है कि ये सब अच्छा हुआ है, ये अनवरत आगे चलना चाहिए, बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रह करके जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, चेहरा देख करके भेदभाव न हो, अन्याय और अत्याचार बंद हो, शोषण पूरी तरह इसी प्रकार से बंद रहे, गुंडागिरी और माफियागिरी बंद रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर इसी प्रकार से सुलभ होते रहे, बिना भेदभाव के हर क्षेत्र, हर जनपद, हर गांव के नौजवानों को नौकरी के अवसर मिलने चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसानदाता किसानों का सम्मान इसी प्रकार से बढ़ता रहे, अगर आपको लगता है कि धामों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम इसी प्रकार से होता रहे, अगर आपको लगता है कि सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण इसी प्रकार से बना रहे, निवेश आता रहे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते रहे, और अगर आपको लगता है कि माफिया और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आया हूं। यहां से हम लोगों ने बड़ौदा से केपी मलिक को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। वे एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में यहां की आवाज को सरकार के पास लगातार पहुंचाते रहे। सांसद और विधायक मिलकर के विकास के प्रति लगातार कार्य करते रहे, इसीलिए पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से यहां से अवसर दिया है और उनका
पूरे बागपत का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। समर्थन आपका, बाकी की जिम्मेदारी सरकार की, प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की। और उस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, आपको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जहां कहीं भी, कोरोना कालखंड में तो सभाएं बड़ी सभा होती, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं यहां पर बड़ौद में आया हूं, कितने अनुशासित तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं। और ये सचमुच ये यहां का बड़प्पन है, यही यहां की पहचान है, ये यहां की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक भी है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोरोना कालखंड में बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही, हो सकता है कि 31 के बाद कुछ सभाओं का अवसर भले चुनाव आयोग दे, लेकिन वर्चुअली हम लोग डिजिटल माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से अपने नातेदार, रिश्तेदार, कोई ना कोई हमारे मित्रगण होंगे पूरे जनपद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में, उनको टेलीफोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी उसके माध्यम से आप जरूर संदेश भेजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है। और भाइयों बहनों, उसी विश्वास के साथ आज मैं यहां पर आया हूं, आप सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए। आप सभी केपी मलिक जी के समर्थन में सभी लोग अपना समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना है, उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें कही हैं। पहले विकास सिर्फ कब्रिस्तान में दिखता था,